नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मार्च महीने का, मार्च 2026 का गिरिराज पत्रिका का ये हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी पीडीएफ मंथली कंपाइल कर आपको हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको प्रीवियस सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और ये मंथ जैसे ही खत्म होगा इसकी पीडीएफ भी आपको कंपाइल कर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 30वें नंबर के गवर्नर जो है वो बनाए गए हैं। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 30वें नंबर के गवर्नर जो है वो किसको बनाया गया है। अब ये नए गवर्नर हैं, इनका नाम जो है वो ध्यान रखना है, कविंद्र गुप्ता इनका नाम है। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कविंद्र गुप्ता को जो है वो हिमाचल प्रदेश का 30वां गवर्नर जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो ध्यान रखना है कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो था वो कौन हुआ करते, कविंद्र गुप्ता से पहले। तो इससे पहले जो है वो शिव प्रताप शुक्ल जो है वो गवर्नर हुआ करते थे। अब वो गवर्नर यहाँ के नहीं रहे हैं। उनको कहाँ का गवर्नर बनाया गया है, उनको तेलंगाना का गवर्नर जो है वो बनाया गया है। नए गवर्नर कविंद्र गुप्ता जो है वो बने हैं। तो हम लिस्ट देखते हैं एक गवर्नर्स की, जो नए गवर्नर अभी प्रेसिडेंट्स के द्वारा जो है वो बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, उनको जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया गया है तेलंगाना का, ये आप में ध्यान रखना है। और तेलंगाना के जो गवर्नर थे जिनका नाम जिष्णु देव वर्मा था, उनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले जो बिहार असेंबली स्पीकर थे नंद किशोर यादव जो है वो अपॉइंट हुए हैं गवर्नर ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड के गवर्नर कौन बने हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड हैं ये सैयद अता हसनैन, ये जो है वो अपॉइंट हुए हैं गवर्नर ऑफ बिहार। ये आप बिहार के नए गवर्नर का नाम ध्यान रखना। अभी तो देखिए बिहार के नए मुख्यमंत्री भी बना दिए गए हैं, वो हम अलग से करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। बोलते हैं गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जो हुआ करते थे आर एन रवि को जो है वो गवर्नर बनाया गया है वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन बने हैं वो ध्यान रखने हैं। गवर्नर ऑफ केरला जो कि राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर थे, इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु का गवर्नर इनको अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखना है कि ये जो राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हैं, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी जो हैं वो पहले रह चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे लद्दाख के कविंद्र गुप्ता, उनको अपॉइंट किया गया है अब गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हिमाचल के नए गवर्नर बने हैं वो इससे पहले कहाँ पर हुआ करते थे, तो वो इससे पहले जो है वो लद्दाख में हुआ करते थे। लद्दाख के जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो हुआ करते थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ही हुआ करते थे कविंद्र गुप्ता, अब गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो बने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है वो विनय कुमार सक्सेना है, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख अब बना दिया गया है। फॉरनर डिप्लोमेट थे एक, जिनका नाम जो है वो तरणजीत सिंह संधू था, वो अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बने हैं। तो ये आपने पूरी लिस्ट जो है वो ध्यान रखनी है। गवर्नर जो बने हैं, कुछ यूटीज़ हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, वो यूटीज़ के नाम भी आपने ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल जीके में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमाचल जीके में करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। हिमाचल जीके में एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हिमाचल के गवर्नर कौन बनाए गए हैं, जो हिमाचल के गवर्नर हुआ करते थे वो कौन से स्टेट के गवर्नर अब बनाए गए हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कविंद्र जो गुप्ता हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो बने हैं। और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कविंद्र गुप्ता हैं वो इससे पहले कहाँ पर जो है वो हुआ करते थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख जो था वो इससे पहले ये हुआ करते थे। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हिमाचल जीके में। और बाकी तो जो पूरी इंडिया की करंट अफेयर है उसमें कोई भी गवर्नर कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज स्क्योर्ड फर्स्ट रैंक इन इंटरनल रैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अभी जो है वो सरकारी कॉलेजों की एक आंतरिक रैंकिंग जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो जारी की गई। अब इस आंतरिक रैंकिंग में जो है वो क्या बोलते हैं, इस आंतरिक रैंकिंग में जो है वो बोलते हैं ये जो इंटरनल रैंकिंग है इसमें किस गवर्नमेंट कॉलेज ने जो है वो टॉप किया। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो हमीरपुर का है उसके द्वारा यहाँ पर जो है टॉप किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। वैसे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो हमीरपुर का है ना, उसको नेताजी सुभाष चंद्र डिग्री कॉलेज का नाम जो है वो दिया गया है।
इसका जो पूरा नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर, ये इसका पूरा नाम है। और इसको जो है वो इंटरनल रैंकिंग में जो है वो पहला रैंक जो है वो दिया गया है। देखिए 17 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इंटरनल रैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो जारी की गई, ताकि कॉलेजेस की जो है परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा सके। ये जो रैंकिंग थी, रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस, इसमें हमीरपुर जो है वो फर्स्ट रहा, जो हमीरपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है वो फर्स्ट रहा। सेकंड स्थान इसमें जो है वो संजौली कॉलेज के द्वारा जो है वो हासिल किया गया, और RKMB शिमला जो है वो तीसरा रैंक जो है वो हासिल करता है। टॉप रैंक्ड कॉलेज जो आते हैं यहाँ पर, उनको जो है वो 1 लाख रुपया हर एक कॉलेज को जो है वो दिया गया, ₹1 ईच टू एवरी कॉलेज जो है वो दिया गया, ये ध्यान रखना है आपने। और बोलते हैं टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन इन मार्च 2026, इसमें जो है वो ओवरऑल कैटेगरी में जो है वो पहला जो है वो कॉलेज हमीरपुर रहा है, सेकंड संजौली का, RKMB शिमला तीसरे नंबर पर। टियर 1 में जो है वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 इस तरह से निकाले हैं। टियर 1 का तो आपको पता चल गया। टियर 2 में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है भोरंज का, भोरंज हमीरपुर में ही पड़ता है, वहाँ का कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज है एक सरस्वती नगर में, यहाँ पर जो है दूसरा रैंक इसका रहा है टियर 2 में। गवर्नमेंट कॉलेज सुन्नी का इसका तीसरा रैंक रहा है। टियर 3 में जो है गवर्नमेंट कॉलेज है कफोटा का, कपोटादार का, वहाँ का पहला रैंक रहा है। गवर्नमेंट डिग्री जो कॉलेज है दाड़ला घाट का, उसका सेकंड रैंक रहा है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो चालकोट है उसका तीसरा रैंक जो है और रहा है। तो ये टियर 1, टियर 2 और टियर 3 की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए आपको। साथ में ही पता होना चाहिए कि ये रैंकिंग जो है वो इसमें ओवरऑल जो टॉप किया है वो किसने किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ओवरऑल हो जाता है। अगर एग्जाम में मान लो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर ना देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कॉलेज दिया गया, तब भी आपको कंफ्यूज होने की जो है बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो ये एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। अब बोलते हैं इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है वो कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो क्यों चर्चा में आई? एक तो एक आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में दिया गया था जिसमें इस योजना के तहत जो बेनिफिट मिला उनका जो है वो बताया गया था। दूसरा, हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपने ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है वो 51,000 रुपये की 51,000 की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है। कितनी में? इसमें जो है वो 51,000 की जो है वो असिस्टेंस जो है वो दी जाती है। अब यहाँ पर कुछ और भी हमारे पास पॉइंट निकल कर आते हैं जो आपको जो है वो बेसिकली याद रखने हैं। अब आपको यहाँ पर डिटेल से ही देखिए, आप डिटेल से एक्सप्लेनेशन में जो है वो सब लिखा गया है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कन्यादान योजना है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 51,000 फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर सोशली वनरेबल फैमिलीज हैं उनको जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सहायता जो है वो दी जाती है। और उनको जो यहाँ पर सहायता दी जाती है उसका भी आपने ध्यान रखना है कि उसका जो है वो इसमें 51,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। इट सीक्स टू मिटिगेट फाइनेंशियल हार्डशिप इन केस वेयर द फादर इज डिजीज्ड और इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू द फिजिकली और मेंटल डिसेबिलिटी और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। देखिए इसमें देखिए बेसिकली अगर लड़की का पिता वो जो है वो कैपेबल नहीं है कि वो बेटी की शादी का खर्चा उठा सके, फैमिली को लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा है, तब ये जो है वो सरकार ने स्कीम चलाई है कि भाई हम जो है वो खर्चा थोड़ा दे देंगे तो आपको जो है वो चिंता करने की जरूरत जो है वो नहीं है। 51,000 जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसकी बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसका बजट प्रोविजन भी पूछा जा सकता है। 2025-26 में जो है वो 9.39 करोड़ का बजट प्रोविजन जो था वो इसमें किया गया था। और यूटिलाइजेशन कितनी की गई इसमें अप टू दिसंबर 2025 तक, तो 2025 तक जो है वो 0.93 करोड़ रुपया जो है वो इसमें यूटिलाइज जो है वो किया जा चुका है। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि इसमें बेनिफिशियरीज जो है वो अभी तक कितने रहे हैं, ये भी दिसंबर 2025 तक की ही है। तो ये 182 बेनिफिशियरीज जो है वो 182 बेनिफिशियरीज जो है वो इसके तहत जो है वो रहे हैं। कितने बेनिफिशियरीज इस योजना के तहत रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो पूछे जाते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में अगर आप पहले के पेपर 1 उठाकर देखेंगे ना, तो चाहे वो पीजीटी के पेपर 1 हो गए, चाहे वो कोई से भी पीजीटी पेपर 1 हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें ये भी पूछा गया खास तौर पर कि कितने लोगों को बेनिफिट जो है वो किस किस योजना के तहत जो है वो मिला। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो हिमाचल में वैसे ही एक विडो रीमैरिज स्कीम भी जो है वो चलाई गई है। इसमें जो है वो विडोज की रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, मैरिज उनकी हो जाए उसके लिए भी सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। फाइनेंशियल सपोर्ट उसमें 2 लाख रुपए की जो है वो दी जाती है, जो कि विडो रीमैरिज में जो है वो दी जाती है। और इसमें 4.67 लाख करोड़ का बजट प्रोविजन है। दिसंबर 2025 तक 0.91 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है। और विडो रीमैरिज में जो है वो अब तक 45 बेनिफिशरीज को जो है बेनिफिट जो है वो
मिल चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह जो है वो एक और योजना ऐसी ही जो है वो चलाई गई है, वो योजना भी आपने ध्यान रखनी है, वो है मुख्यमंत्री शगुन योजना। मुख्यमंत्री शगुन योजना जो चलाई गई है, इसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। लड़कियां जो कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं फैमिलीज, उनको जो है वो दी जाती है, टाइमली मैरिज हो जाए उनकी, इसलिए इनको दी जाती है। अब देखिए मुख्यमंत्री शगुन योजना में जो है वो 31,000 रुपया जो है वो दिया जाता है, 31,000 का प्रोविजन जो है वो किया गया है। इसमें अभी तक जो है वो 19.47 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन जो है वो किया गया था और 3.47 करोड़ रुपए जो है खर्च किया जा चुका है। और मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत जो है वो अब तक दिसंबर 2025 तक की ऑब्वियसली 1118 जो लड़कियां हैं उनको जो है वो सहायता जो है वो मिल चुकी है। तो ये मुख्यमंत्री शगुन योजना का आपने ये भी ध्यान रखना है कि कितने बेनिफिशरीज जो हैं वो बेसिकली इसके तहत जो है वो आते हैं। कितने बेनिफिशरीज आते हैं मैंने बताया है आपको कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अमाउंट तो आप याद रख लेंगे, 51,000, 2,31,000, ये तो याद रह जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट है याद रखना बेनिफिशरीज, तो इनको नोट एक साथ ही कर लें। ये लेटेस्ट ही आंकड़ा है सारा 2025 दिसंबर 2025 तक का ही, और एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ही ये डाटा आपको बताया जा रहा है, तो टेंशन लेने की कोई बात है भी नहीं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पटवारी के एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तो देखिए ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, ये आपके लिए जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप टाइमली टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर लें। ये हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीट्स है, इसमें ऑलमोस्ट सीट्स फुल होने वाली हैं और इसमें दोनों ही एग्जाम को आप एक साथ जो है वो कवर कर सकते हैं। इन दोनों एग्जाम को आप एक साथ जो है वो कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है वो आप एक अच्छी शेप, प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। तो इस टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहां से आप इस टेस्ट सीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक और पोस्टें निकली हुई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी पोस्टें इंक्रीज की गई हैं। साथ में ही अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीट्स के साथ भी आप जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखिए मैं बार बार एक चीज़ दोहराता हूँ कि ये पोस्टें ना बड़ी ही लिमिटेड पोस्टें हैं और बड़ा ही अच्छा मौका है। ऐसी पोस्टें बार बार आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ये पटवारी हो गए, ये 4-4, 5-5 सालों के बाद रिपीट होती है। पंचायत सेक्रेटरी तो ना जाने ये भी 4-5 सालों के बाद ही रिपीट हुआ। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में ज़्यादा पोस्टें आपको नहीं देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। ऑलमोस्ट 1000-2000 पोस्टें जो इससे पहले एक साथ भरी जा चुकी हैं और 300-400-500 पोस्टों के करीब अभी पोस्टें एक साथ भरी जाएंगी। तो वैसे हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन टू वुमेन इन 3rd क्लास पोस्ट। तो बोलते हैं कि क्लास 3 की जो पोस्टें हिमाचल प्रदेश में निकलती हैं उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी ये अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे, हम जो महिलाएं हैं, लड़कियां बेसिकली हैं, उनको जो है रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर दी जाए। तो बोलते हैं कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो आने वाली भर्तियां हैं क्लास 3 की, उनमें जो है ये प्रोविज़न किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 25% यानी कि 25% आरक्षण जो है वो दिया जाए। 25% आरक्षण देने की बात कही गई है। ये बेसिकली ये डिसीजन जो है वो लिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होना चाहिए कि हर साल 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है। इसकी थीम आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। हर साल इसकी थीम हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग जो है वो कंडक्ट करवाता है, और पक्का इस बार भी पूछी जाएगी। 8 मार्च को देखो ये जो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये थीम जो था वो इसकी रखी गई थी। हम बात करते हैं कि क्या क्या डिसीजन जो है वो लिए गए। एक डिसीजन ये लिया गया कि महिलाओं को 25% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी ये बात भी कही गई कि सब इंस्पेक्टर की भर्तियां जो है वो की जाएंगी। इसमें महिलाओं को विशेष रूप से जो है वो यहाँ पर जो है वो फायदा दिया जाएगा, या फिर महिलाओं की सब इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती जो है वो करवाई जाएगी। और एक महिला सम्मान राशि दी जाती है। महिला सम्मान राशि पहले 1 लाख दी जाती थी, अब 1 लाख से बढ़ाकर जो है वो इसको 2 लाख जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये सब जो है वो कहा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और भी हम कुछ पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के साथ लिंक जो है वो करेंगे। परंतु दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्लास 3 की जो वैकेंसीज आएंगी आगे, या फिर क्लास 3 की जो भर्तियाँ होंगी उसमें महिलाओं को कितना % आरक्षण देने की सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। तो उसमें 25% आरक्षण देने की तैयारी जो है वो कर रही है। 25% का मतलब भी आप एक बार समझ लीजिए कि 100 पोस्टें जो हैं वो किसी भी पोस्ट के लिए जो है निकली हुई हैं। जैसे 100 मान लीजिए क्लर्क की पोस्टें जो है वो निकली हुई हैं। अब क्लर्क में क्या होगा, 100 में से बाकी रिजर्वेशन तो ऐसा चलेगी, परंतु जो बाकी
कुछ सीटें बच जाती हैं, उसमें से 25% जो है वो महिलाओं के लिए जो है वो हो जाएगा। तो 25% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को वहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर इस तरह की रिजर्वेशन दी जाती है तो महिलाएं आपको ज़्यादा ऑफिसेज में देखने को जो है वो मिलेंगी, क्योंकि 100 की 100 पोस्टें तो उनके लिए ओपन हैं ही हैं, परंतु अपनी 25% पोस्टें भी उनके लिए जो है वो हैं। तो आने वाला जो आप कह सकते हैं कि आने वाले जो भी पोस्ट कोड होंगे HPRC के, क्योंकि क्लास 3 की मेन पेपर वही कंडक्ट करवाता है, उसमें जो भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर जो है वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो वहाँ पर मिलने वाली है या फिर मिलेगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच मंथ फेमस नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर ऑर्गेनाइज। तो अभी बिलासपुर का नलवाड़ी मेला हुआ तो अभी ये चर्चा में आया, अभी तो याद भी रह जाता है क्योंकि न्यूज़ में आप पढ़ लेते हैं, न्यूज़ में ये चला रहता है, कुछ ना कुछ कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, कई बार कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो वो चर्चा में जो है वो चला रहता है, तो याद भी रह जाता है। परंतु अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए 4-5 महीने के बाद तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन हो जाएगा जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध नहीं रखते। तो ये जो बिलासपुर का प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला होता है ये मार्च महीने में जो है वो होता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो कौन से महीने में होता है? हर साल ये जो है वो मार्च के महीने में होता है। गोविंद सागर झील के किनारे ये होता है, ये भी ध्यान रखना है। और लुहणू मैदान है, यहाँ पर लुहणू मैदान में जो है ये मेला जो है वो होता है। इस मेले को जो कंडक्ट करवाया गया था या फिर आरंभ करवाया गया था वो जो है वो W गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो करवाया गया था। W गोल्डस्टीन ने इस मेले को जो है वो कंडक्ट करवाया था और बेसिकली ये पशुओं का मेला होता था। यहाँ पर बैल ज़्यादा आते थे और उनकी ट्रेडिंग जो है वो एक तरह से यहाँ से हो जाती थी। परंतु आपको पता है कि अब इस तरह से जो है वो ट्रेड कम किया जाता है, लोगों ने बैल रखना बंद कर दिए हैं तो बैल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि ये मेला स्टार्ट करवाया कब गया था तो ये 1889 में W गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था। तो ईयर भी आपने बेसिकली ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कौन से ईयर में जो था वो करवाया गया था। कई बार तो यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जब ये बिलासपुर का नलवाड़ी मेला स्टार्ट करवाया गया था तो उस टाइम बिलासपुर के जो था वो राजा कौन हुआ करते थे। तो आपने बिलासपुर के राजा का नाम भी जो है वो ध्यान रखना है कि उस टाइम जो है वो अमरचंद जो है वो राजा हुआ करते थे। 1889 की ये जो है वो बात है, स्टेट लेवल का दर्जा इसको दिया गया है। नलवाड़ी मेले वैसे और जगह भी जो है वो हिमाचल में होते हैं, सुंदरनगर में भी जो है वो नलवाड़ी मेला होता है, वो भी फेमस होता है, परंतु मोस्ट फेमस जो है वो बिलासपुर का नलवाड़ी का मेला जो है वो रहता है। ठीक है जी, तो ये बिलासपुर के नलवाड़ी के मेले के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं मेजर सोमनाथ ट्रेनिंग अकेडमी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो मेजर सोमनाथ अकेडमी है ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये मेजर सोमनाथ ट्रेनिंग अकेडमी है बेसिकली। अब बोलते हैं कि जो मेजर सोमनाथ ट्रेनिंग अकेडमी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो बरछवाड़ में जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बरछवाड़ में स्थित है। ये बरछवाड़ जो है वो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही पूछ लिया गया, आपके पास मंडी, कांगड़ा, सोलन, शिमला इस तरह के ऑप्शन जो है वो दे दिए गए, तो आप क्या टिक कर आएंगे? तब आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो क्या टिक कर आएंगे? कांगड़ा टिक कर आएंगे, क्योंकि मेजर सोमनाथ जो है वो कहाँ से संबंध रखते थे? कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। परंतु आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बरछवाड़ है ये जो है मंडी जिला में आता है। बरछवाड़ मंडी में आता है और यहाँ पर मेजर सोमनाथ प्रशिक्षण अकादमी जो है वो स्थित है। ये आप ध्यान रखें कि ये मंडी में जो है वो आता है, मंडी में ये आता है। अब क्यों चर्चा में आया? तो बोलते हैं कि पूर्व सैनिक कल्याण पर जो है 17 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसी में ये प्रोविजन रखा गया है कि मेजर सोमनाथ अकेडमी जो है इसके ऊपर जो है वो 10.26 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च किया जाएगा, या फिर इतना प्रावधान जो है वो इसके लिए किया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेना की भर्ती में जो है वो अलग अलग तरह की रैलियां हर साल निकाली जाती हैं, या फिर सेना की भर्ती जो है वो होती है, तो यहाँ पर जो है वो उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। अलग अलग जिलों के विद्यार्थी या फिर अलग अलग जिलों से जो है वो युवा जो है वो यहाँ पर भाग ले सकें, इसलिए जो है वो इसको जो है वो ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं मेजर सोमनाथ की भी, उनकी बात करना भी ज़रूरी है। क्यों उनकी बात करना क्यों इतना ज़रूरी है? तो आपने ध्यान रखना है कि उनकी बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको जो है परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो दिया गया था। परमवीर चक्र अवार्ड इनको सबसे पहले हिमाचल में जो है वो दिया गया था। अब इनको कौन से ईयर में ये परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो दिया गया था और क्यों इनको ये परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो दिया गया था?
तो आपको पता होना चाहिए कि 1947-48 में जो है वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो था वो हुआ था, और इंडिया पाकिस्तान के वॉर में इन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी मेजर सोमनाथ शर्मा ने, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। मरणोपरांत इनको ये अवार्ड बेसिक दिया गया। कांगड़ा जिले से ये संबंध रखते हैं, और ये भी आपने ध्यान रखना है कि पहला सोमनाथ अवार्ड पहला जो परमवीर चक्र अवार्ड है पूरे इंडिया में भी, पूरे हिमाचल में भी इनको ही दिया गया था। और हिमाचल से जो अभी तक परमवीर चक्र मिल चुके हैं वो मेजर धन सिंह थापा को मिल चुका है। इन्होंने 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था उसमें बहादुरी अपनी दिखाई थी। शिमला जिले से ये संबंध रखते हैं। एक कैप्टन विक्रम बत्रा है, 1999 में जो ऑपरेशन विजय हुआ था कारगिल वॉर के दौरान, उसमें इन्होंने बहादुरी दिखाई थी। कांगड़ा जिले से ये संबंध जो है वो रखते हैं। एक राइफलमैन संजय कुमार है, इन्होंने भी ऑपरेशन विजय में बहादुरी दिखाई थी 1999 में, तब इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। ये बिलासपुर जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। तो ये आपने 4 इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे बहादुर सिपाहियों के नाम ध्यान रखने हैं, जिनको जो है वो अभी तक जो है ये परमवीर चक्र हिमाचल से जो है वो मिल चुका है। तो ये 4 नाम आपके जो है वो क्लियर जो है वो यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की जो विवाह की आयु सीमा है वो कितनी है। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मनाया गया। तो इंटरनेशनल वुमेन डे के आर्टिकल में ही जो है ये बात की गई थी कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। उसमें एक कदम ये भी बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं की या फिर बेटियों की विवाह की आयु की सीमा है उसको जो है वो 18 से बढ़ाकर अब 21 वर्ष जो है वो कर दिया गया है। तो 21 ईयर जो है वो महिलाओं की आयु सीमा जो है वो अब बढ़ा दी गई है। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि महिलाओं की जो विवाह की सीमा है वो कितनी है, वो 21 है। इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं, जितना हमें जानना चाहिए। यहाँ से आप इतना ही ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। इन 1 लाइनर क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए बोलते हैं 1876 में चंबा में भू सुधार जो है वो किसने शुरू किए थे। तो ध्यान रखना है कि चंबा में जो भू सुधार स्टार्ट हुए थे वो 1876 में जो था वो स्टार्ट हुए थे, और 1876 में ये जो अच्छे से स्टार्ट किए गए थे भू सुधार यहाँ पर ये किए गए थे कैप्टन ब्लेयर रीड के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। कर्नल रीड इनको बोलते थे, ब्लेयर रीड इनका पूरा नाम था, वैसे इस तरह से इनको बोलते थे, और इन्होंने ये भू सुधार 1876 में जो था वो स्टार्ट किए थे। तो कर्नल रीड का आपने ध्यान रखना है कि 1863 में ये चंबा के सुप्रीडेंट बने थे। 1863 में चंबा में इनके द्वारा एक डाकघर भी खुलवाया गया। चंबा में जो वन हुआ करते थे इन्होंने अंग्रेजों को उन वनों को जो है वो 99 ईयर्स के लिए जो है वो लीज पर जो था वो उस टाइम दे दिया था। फिर उसके बाद ये गवर्नर यहाँ के हट भी जाते हैं, यहाँ के जो सुप्रीडेंट हैं इनको हटा दिया जाता है। फिर बाद में चलकर एक बार फिर से ये सुप्रीडेंट जो था वो बनाए गए थे। ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ किस वायसराय के द्वारा जो था वो किया गया था। जो हमारी शिमला कालका रेलवे लाइन आती है वो हेरिटेज रेलवे लाइन जो है वो आती है। 1903 में जो है वो लगभग ये इनॉग्रेट की गई थी, और 1903 में ये कर्नल जो उस टाइम लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे उनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन का नाम आपने ध्यान रखना है। इसको जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था 2008 में, इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। ये भी पता आपको होना चाहिए। ये जो है वो 96 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है वो आती है। कितनी? 96 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन ये है। आगे बोलते हैं कि मंडी स्थित दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो मंडी में एक दमदमा महल, दमदमा पैलेस जो है वो आता है। अब बोलते हैं कि मंडी में ये जो दमदमा पैलेस था इसका निर्माण जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा सूरज सेन था। राजा सूरज सेन ने यहाँ पर दमदमा महल का निर्माण जो था वो करवाया था। ये भी ध्यान रखना है कि राजा सूरज सेन ने जो है वो यहाँ पर दमदमा महल का निर्माण तो करवाया ही था, परंतु बाद में चलकर एक सिद्ध सेन हुए राजा, मंडी के राजा सिद्ध सेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या जो था वो दमदमा महल के भीतर जो था वो की थी। ये भी पता होना चाहिए आपको मंडी के इस दमदमा महल के बारे में। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी वृक्ष प्रजाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो देवदार जो है वो पर्णपाती वनों से संबंधित जो है वो नहीं है। अच्छा, हिमाचल का स्टेट ट्री जो आता है वो कौन सा आता है, वो आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे स्टेट ट्री कौन सा आता है। आगे बोलते हैं चंबा के राजाओं की प्राचीन उपाधि क्या हुआ करती थी। तो चंबा के राजा जो हुआ करते थे इनकी प्राचीन उपाधि जो है वो वर्मन जो था वो हुआ करती थी। एक और क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही पूछा जाता है कि चंबा के वो आखिरी राजा कौन थे जिन्होंने ये वर्मन टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया था। तो चंबा के राजाओं में आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आखिरी राजा थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो वर्मन टाइटल लिया था,
तो गणेश वर्मन ने जो है वो चंबा का ये वर्मन टाइटल आखिरी बार लिया था, और इसके बाद गणेश वर्मन पहले राजा बने थे जिन्होंने सिंह उपाधि जो है वो धारण की थी। तो ये भी पता होना चाहिए कि चंबा में सिंह की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी, तो वो गणेश वर्मन ने जो था वो की थी, गणेश वर्मन ने की थी। आगे बोलते हैं यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्थापित राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थित है, तो ये लखनऊ में जो है वो स्थित है, लखनऊ में ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल स्थित है। आगे बोलते हैं विश्व का ऐसा कौन सा पहला देश है जहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम करंट अफेयर्स में इन क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो है। देश का पहला कागज रहित न्यायालय जो है वो कौन बना है, तो देश का कागज रहित न्यायालय जो है वो कलपेड़ा जिला का न्यायालय है केरला के वायनाड में, ये जो है वो बना है देश का पहला कागज रहित न्यायालय। आगे बोलते हैं अभ्युदय 3 किस मंत्रालय की पहल है, तो अभ्युदय 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जो है ये पहल जो है वो है। आगे बोलते हैं किस राज्य सरकार ने कुंभ मेला की तर्ज पर मेडाराम यात्रा का आरंभ किया है, तो ये तेलंगाना के द्वारा जो है वो मेडाराम यात्रा का आयोजन जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं 28वां राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष सम्मेलन है वो 2026 में कहाँ पर किया जाएगा, कॉमनवेल्थ की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वो नई दिल्ली में आयोजित जो है वो किया जाएगा। आगे बोलते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2024 का, उसमें पहला राज्य पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये जो है वो महाराष्ट्र जो है वो रहा है, तो महाराष्ट्र का नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी एनटीपीसी किस उत्पादन से संबंधित है, तो ये बिजली उत्पादन से संबंधित है एनटीपीसी। इसका हम बहुत बात जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के संबंध में इसको पढ़ते हैं। आगे बोलते हैं यूरोप के कितने देशों की आधिकारिक मुद्रा अब यूरो है, तो यूरोप के 21 देश हैं जिनकी आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को फोकस कंट्री की तर्ज पर शुरू किया गया है, तो ये स्पेन को ध्यान में रखते हुए जो है वो दिल्ली पुस्तक मेला जो है वो स्टार्ट जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वॉन हाउ मैनी गोल्ड मेडल इट इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की जा रही है। हिमाचल ने कितने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं वो आपको कमेंट कर बताना है, परंतु कितने टोटल मेडल जीते हैं हिमाचल ने वो भी आप कमेंट कर बताएंगे। ये पूरा डिटेल में मैं आपको इससे पिछली वीडियो में पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ मार्च महीने के पहले पार्ट में। अभी आप जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर जो है वो बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको पीडीएफ कंपाइल कर मिलती है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।